हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अर्थात विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से संबंधित एआईबीई और विभिन्न जुडिशरी एग्जाम्स के लिए उपयोगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। तो चलिए इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 अधिनिर्मित हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर जो भी है उनको हमने यहाँ पर सर्किल कर दिया। जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हमने इसको सर्किल किया हुआ है। तो आप यदि बिना वॉइस के इन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस रीड कीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन रीड कीजिए और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को रीड कीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है और राइट आंसर को हमने सर्किल कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही था, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 अधिनिर्मित हुआ था। तो यह निर्मित हुआ था आपका 13 दिसंबर 1963 को। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के लागू होने की तिथि है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्च 1 1964, यानी 1 मार्च 1964 को लागू हुआ था ये। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में ऐसे अन्य सब शब्द और पद जो प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है तब उनकी परिभाषा व अर्थ वही होगा जो में परिभाषित है। मीन्स कहाँ पर परिभाषित है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, बी कहता है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 और सी ऑप्शन कहता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 और डी ऑप्शन कहता है सुखाधिकार अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, बी ऑप्शन कहता है दंड विधि को प्रवर्तित कराने के लिए, सी ऑप्शन कहता है सिविल विधि और दांडिक विधि दोनों को प्रवर्तित कराने के लिए और डी कहता है लोक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए। 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एआईबी और जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति का प्रत्युद्धरण किया जा सकेगा। तो किसके अनुसार किया जा सकेगा? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कहता है दीवानी प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार, बी कहता है संविदा अधिनियम की विधि के अनुसार, सी ऑप्शन कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम की विधि के अनुसार और डी ऑप्शन कहता है माल विक्रय अधिनियम की विधि के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दीवानी प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उसकी सहमति के बिना कब्जा युक्त व्यक्ति के द्वारा स्थावर संपत्ति के संबंध में कब्जा प्राप्ति का वाद संस्थित नहीं किया जा सकता। कब किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता ये बताना है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है शासन के विरुद्ध, बी कहता है कब्जा से 3 माह के बाद, सी ऑप्शन कहता है यदि वाद उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा लाया गया है और डी ऑप्शन कहता है यदि वाद कब्जा प्राप्ति के साथ स्वत्व स्थापित कराने हेतु भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शासन के विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत एक अचल संपत्ति के आधिपत्य के लिए वाद फाइल किया जा सकता है।
तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है बेदखल से 1 वर्ष के भीतर, बी कहता है बेदखल से 6 माह के भीतर, सी कहता है बेदखल से 3 वर्ष के भीतर, डी कहता है बेदखल से 2 वर्ष के भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेदखल से 6 माह के भीतर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सामान्य अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह कब्जा प्रत्युद्धरण हेतु विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वाद द्वारा प्रस्तुत कर सकेगा। कितने समय में ये बताना है यहाँ पर। तो चार ऑप्शन। ऑप्शन ए कहता है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 3 मास के भीतर, बी कहता है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर, और सी ऑप्शन कहता है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 12 मास के भीतर, डी ऑप्शन कहता है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश अथवा आज्ञप्ति किसके योग्य बताना है आपको। ए ऑप्शन कहता है अपील योग्य है, बी ऑप्शन कहता है पुनरावलोकन योग्य है, सी ऑप्शन कहता है ना तो अपील योग्य है और ना ही पुनरावलोकन योग्य है, और डी ऑप्शन कहता है अपील एवं पुनरावलोकन दोनों के योग्य है। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ना तो अपील योग्य है और ना ही पुनरावलोकन योग्य है। 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति जो विशिष्ट चल संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने का हकदार है वह किस अधिनियम द्वारा इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। चार ऑप्शन में ऑप्शन ए कहता है परिसीमा अधिनियम, बी ऑप्शन कहता है साक्ष्य अधिनियम, और सी ऑप्शन कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता, डी ऑप्शन कहता है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल प्रक्रिया संहिता। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है वस्तु जंगम संपत्ति होनी चाहिए, बी ऑप्शन कहता है वस्तु प्रतिवादी के आधिपत्य या नियंत्रण में होना चाहिए, सी ऑप्शन कहता है प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, और डी ऑप्शन कहता है वादी वस्तु के तुरंत आधिपत्य का हकदार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए नामक गायक ने प्रदर्शन देने के लिए बी के साथ अनुबंध किया है, बाद में ए अनुबंध का उल्लंघन करता है, बी के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है बी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए ए के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है, बी ऑप्शन कहता है कि ए के विरुद्ध निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है बी, सी ऑप्शन कह रहा है बी ए से नुकसान का दावा कर सकता है, डी ऑप्शन कह रहा है बी अनुबंध को संशोधित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि बी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए ए के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुपालन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुपालन स्वीकृत नहीं किया जा सकता। चार ऑप्शन में ऑप्शन ए कहता है यदि कोई पूर्ण संविदा नहीं है, बी ऑप्शन कहता है यदि कोई पूर्ण संविदा है, सी ऑप्शन कहता है यदि धन पर्याप्त मुआवजा नहीं है, और डी ऑप्शन कहता है यदि वास्तविक हानि के निर्धारण की कोई कसौटी या पैमाना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई पूर्ण संविदा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संविदाएं जो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा में बताया गया है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अंडर सेक्शन 14, बी कहता है धारा 15 में, सी कहता है धारा 16 में, और डी कहता है धारा 41 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 14 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति किस धारा से संबंधित है? तो चार ऑप्शनों में ऑप्शन ए कहता है धारा 20 का, बी कहता है धारा 14 का, सी कहता है धारा 20 का और डी कहता है धारा 20 गा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 गा के अंतर्गत किसी दावे के निराकरण के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है 9 माह, बी कहता है 18 माह, सी कहता है 24 माह और डी कहता है 36 माह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 माह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 21 संबंधित है। किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि कतिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनिर्णित करने की शक्ति, बी ऑप्शन कहता है कब्जे, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदय इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति, सी ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कतिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनिर्मित करने की शक्ति। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत की गई घोषणा किस पर बाध्यकारी है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है केवल वाद के पक्षकारों पर, बी कह रहा है पक्षकारों के माध्यम से वाद करने वाले व्यक्तियों पर, सी ऑप्शन कहता है न्यास के न्यासी जो कि दावा के पक्षकार हैं और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मीन्स ए बी सी तीनों में सही बात कही गई है, तो इसके लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जब लिखित दस्तावेज का वास्तविक आशय प्रकट ना हो तो लिखित के किसी भी पक्ष के द्वारा के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन है। इनमें ऑप्शन ए कहता है लिखितों का निरस्तीकरण, बी ऑप्शन कहता है लिखितों की परिशुद्धि, सी ऑप्शन कहता है लिखितों का विखंडन और डी ऑप्शन कहता है लिखितों का अवरोधन। तो जो 19 का ऑप्शन नंबर बी है लिखितों की परिशुद्धि, राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1960 की धारा 34 का परंतुक संबंधित है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के दावों से, बी ऑप्शन कहता है घोषणात्मक वाद से, सी ऑप्शन कहता है निषेधाज्ञा के दावे से और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा घोषणात्मक वाद से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से संबंधित 20 क्वेश्चंस बताएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।